दोस्तों नमस्कार। क्या सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चली है? क्या उल्टी गिनती शुरू हो गई है, इसका एहसास सरकार को हो चला है? और सरकार का मतलब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो क्या नरेंद्र मोदी को इस बात का एहसास हो चला है कि उनकी राजनीतिक जमीन खिसक रही है और इसीलिए वो बौखलाए हुए हैं? क्योंकि बीते 9 बरस में ना जाने कितने मुद्दे ऐसे आए जिस पर प्रधानमंत्री की बोलती या तो बंद हो गई या फिर वह बोलने से कतरा रहे थे तो उन्होंने एक ऐसी खामोशी बरत ली जिस पर इस देश दुनिया के भीतर शोर मचता रहा, लेकिन प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोले। इतना ही नहीं, कई मौके तो ऐसे आए कि प्रधानमंत्री को सीधे सीधे उनका नाम लेकर संकेत की भाषा में सही लेकिन निशाने पर लिया गया, और निशाने पर किसी दूसरे ने नहीं बल्कि राहुल गांधी ने लिया। याद कीजिए, चौकीदार चोर है। 2019 के चुनाव में यही तो नारा वो लगा रहे थे और उसके समानांतर गब्बर सिंह टैक्स का जिक्र कर रहे थे जो जीएसटी से निकला था। इस पूरी प्रक्रिया में प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोले, उन्होंने कभी राहुल गांधी का नाम तक नहीं लिया। और यह परिस्थिति अगर याद कीजिएगा तो सबसे पहले नोटबंदी के वक्त, जब इस देश के भीतर लगातार कई सवाल खड़े हो रहे थे और प्रधानमंत्री का निर्णय नोटबंदी का उसे कटघरे में खड़ा किया जा रहा था। और जब कटघरे में प्रधानमंत्री थे तो इस देश के भीतर तमाम जगहों पर जो अलग अलग कतारें लोगों की नजर आ रही थी नोटों को बदलने को लेकर, उस दौर में भी प्रधानमंत्री डिगे नहीं। उन्होंने 50 दिन का वक्त मांगा। यह अलग मसला है, 50 दिन बीत गए, उसके बाद भी हालात सुधरे नहीं। यह अलग बात है कि नोटबंदी क्यों की गई और जिस लिए की गई वह सब कुछ या कहें कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन बावजूद इसके अगर एक मुद्दों की फेरिस्त बनाइएगा तो आपके जहन में एक सवाल जरूर होगा। जिस राहुल गांधी का नाम उनकी जुबान पर आया नहीं, चाहे उन्होंने छवि या उनके आईटी सेल ने छवि जिस लिहाज से राहुल गांधी की गढ़ी, उस छवि को क्या मौजूदा वक्त में बदलता हुआ प्रधानमंत्री मोदी ने महसूस कर लिया? और चुनाव मैदान में जब वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं तब उनको ये बात समझ में आ गई कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो राहुल गांधी की छवि बनी है उसमें उनकी अपनी छवि जो उन्होंने बनाई थी, जो प्रचार के जरिए बनाई थी, इस देश के मीडिया ने बनाई थी, प्रचार पर ना जाने कितना खर्च करके बनाई गई थी, वह सब कुछ धराशायी हो गई है और एक नए तरीके की छवि राहुल गांधी के साथ जुड़ती चली जा रही है। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी जो बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, उनके जहन में यह सवाल रेंगने लगा कि क्यों नहीं सीधा हमला अब राहुल गांधी पर करने का वक्त आ गया है? तो जिस भाषा में और जिस तर्ज पर प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी का जिक्र किया, हम उसके बाद की कहानी शुरू करें। हमें लगता है शुरू में उसकी बात जो कही गई थी उसके 2 लाइनों को आप सुन लीजिए, तब आप समझ पाएंगे कि इस देश के भीतर मौजूदा वक्त की राजनीतिक स्थिति ऐसी क्यों आ चुकी है, जबकि ऐसे मुद्दे इस देश के सामने बार बार उठे, लेकिन हर वक्त प्रधानमंत्री के पास एक गारंटी थी कि उनकी गद्दी कोई छीन नहीं सकता है और उनकी गद्दी तब तक नहीं छीनी जाएगी जब तक जनता साथ खड़ी है। और तो क्या इस दौर में जनता साथ नहीं खड़ी है और जनता ने कहीं उनकी उस कारपेट को ही खींच लिया है जिस पर खड़े होकर वो अपनी खुद की छवि गढ़ते थे, और अब जब छवि खुद की नहीं गढ़ पा रहे हैं तो एक झटके में वह राहुल गांधी की एक नई छवि बनाने की दिशा में बढ़ गए। किस रूप में कहा गया, पहले आप इसे जरूर सुनिए। एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि आप सबके पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं ये लोग? कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां न देखने की मानसिक बीमारी हो गई है। इसमें कोई दो मत नहीं कि भारत में मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग बहुत तेजी से हो रही है
और बहुत आगे बढ़ चुका है भारत। दूसरे नंबर का देश है मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल के क्षेत्र को लेकर। पहले नंबर पर चीन है, दूसरे नंबर पर भारत है, तीसरे नंबर पर वियतनाम है। लेकिन एक शब्द हर किसी को खटक रहा होगा, मूर्खों के सरदार, और वह भी राहुल गांधी को लेकर इस दौर में और ऐसे मौके को लेकर कहने की जरूरत क्यों पड़ी। नरेंद्र मोदी जी आते हैं, जहां भी जाते हैं मेरे बारे में गलत शब्द प्रयोग करते हैं, गाली देते हैं, मुझे उल्टी सीधी बात करते हैं। अच्छा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, मैंने आपको अपना लक्ष्य पहले ही बता दिया। मुझे वो कोई भी नाम बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा लक्ष्य है, जितना पैसा नरेंद्र मोदी अदानी को देता है, उतना पैसा मैं गरीबों को दूंगा। मैं गिन रहा हूं, 1 रुपया आप अदानी को दोगे, 1 रुपया मैं गरीबों को दूंगा। हर पैसे, जितने पैसे आप दोगे उतना मैं गरीबों। जबकि ये आंकड़े बहुत साफ तौर पर हैं कि भारत अभी भी चीन के उत्पाद पर निर्भर है, यानी चीन का एक्सपोर्ट या भारत का इंपोर्ट चीन पर टिका हुआ है, और भारत उतना इंपोर्ट चीन को नहीं करता है, यानी व्यापारिक घाटा चीन को लेकर अभी भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। सवाल सिर्फ मोबाइल भर का नहीं था, और मोबाइल को लेकर सिर्फ राहुल गांधी ने सवाल भी नहीं खड़ा किया था। उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि आप मोबाइल फोन के पीछे देखो, शर्ट के पीछे देखो, जूते के नीचे देखो, आपको मेड इन चाइना दिखाई देगा, और हम अपने किसी कैमरे के पीछे, शर्ट के पीछे मेड इन मध्य प्रदेश चाहते हैं, और यही हम करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने मोबाइल को चुना और जानते थे कि यह कमजोर तर्क है, तो उन्होंने कटघरे में राहुल गांधी को खड़ा कर दिया। लेकिन सवाल हर जहन में यह होगा जरूर कि चीन से अगर भारत में माल ना आए तो भारत की परिस्थितियां बड़ी नाजुक हो जाएंगी, और 2022 का जो पूरा का पूरा सरकार का ही आंकड़ा बतलाता है, उसमें पहले नंबर पर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है, जिसमें टेलीविजन, कैमरा, कॉर्डलेस टेलीफोन, टेलीविजन के पार्ट्स, रेडियो, रडार apparatus, ट्रांजिस्टर, डिडोट्स, इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो असेंबलीज, इलेक्ट्रिकल एपरेंट्स फॉर लाइन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ, ये तकरीबन $30 बिलियन से ज्यादा का है। 2022 में भारत तकरीबन टोटल जो मंगा रहा था चीन से सामान, वो $90 बिलियन का था। उसमें 1/3 सिर्फ इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है। दूसरे नंबर पर मशीनरी है, तीसरे नंबर पर ऑर्गेनिक केमिकल है, चौथे नंबर पर प्लास्टिक है, पांचवें नंबर पर फर्टिलाइजर है, और इसी तरीके से तमाम क्षेत्रों को लेकर है। लेकिन सवाल राजनीतिक इस दौर में कहीं ज्यादा है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस देश के भीतर कई मौके ऐसे आए जिस समय वो कटघरे में खड़े थे और जिन मुद्दों पर उन्हें कुछ कहना चाहिए था, और निशाने पर लेने वाला शख्स कोई दूसरा नहीं, वही शख्स था जिनको मूर्खों का सरदार कहते हुए प्रधानमंत्री ने अपनी गरिमा या फिर मौजूदा वक्त की राजनीति की परिस्थितियां या फिर अपनी उपलब्धियों पर कोई सवाल ना उठाए, इस तरीके के मिजाज को वो पाले हुए हैं। और जहां लगता है कि उन्होंने जिन उपलब्धियों का तमगा अपने छाती पर टांग लिया है और इस देश का मीडिया लगातार उसको लेकर वाहवाही करता है, उसको लेकर अगर कोई सवाल खड़ा कर दे तो ये बर्दाश्त के बाहर है। ये तानाशाही नहीं है, ये दरअसल उस मिजाज में जीने का तरीका है जहां पर सत्ता हमारे पास रहेगी, यह उसका एक प्रतीक होता है। लेकिन अगला सवाल यह है कि इससे पहले हम अब उन पन्नों को पलटना शुरू करें और आपको बताना शुरू करें इस देश के भीतर कब कब कैसे कैसे मुद्दे आए, लेकिन प्रधानमंत्री की जुबान पे कभी राहुल गांधी का नाम नहीं आया। 2019 जब चौकीदार चोर है का नारा लग रहा था, उस दौर को याद कीजिए तो बीजेपी के आईटी सेल ने राहुल गांधी को पप्पू ठहराने में कोई कोताही नहीं बरती। गब्बर सिंह टैक्स का जिक्र हो रहा था और दूसरी तरफ पप्पू शब्द लगातार रेंग रहा था। लेकिन जब भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद की जो छवि
इस दौर में बनती चली गई, उसने राजनीतिक तौर पर जनता के भीतर यह सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया कि राजनीति के सरोकार या राजनीति का जुड़ाव अगर आपसे नहीं है और सामने वाला शख्स अपनी उपलब्धियों को लगातार बताते चले जाता है, आंकड़ों को परोसते चला जाता है और मीडिया सुबह से लेकर रात में भी खामोश नहीं होता है और वो लगातार प्रधानमंत्री की उपलब्धियों के ढोल पीटता चला जाता है, लेकिन जमीन पर हकीकत बदहाली की है, मुफलिसी की है, गरीबी की है, बेरोजगारी की है, महंगाई से त्रस्त जनता की है, तब क्या होगा? राहुल गांधी ने उस नब्ज को पकड़ा और भारत जोड़ो यात्रा के साथ जब लोगों से खुद को जोड़ा तो एक झटके में पहली बार नेहरू गांधी परिवार का कोई शख्स जनता के बीच था, जिसको लोग छू के देख रहे थे, साथ चल रहे थे, कांधा मिला रहे थे, गले मिल रहे थे, अपनी बातों को कह रहे थे। उन तमाम बातों को सुनने के लिए राहुल गांधी मौजूद थे। तो एक छवि धीरे धीरे बन रही थी और बनते बनते जब चुनाव सामने आए, चाहे उस दौर को याद कीजिए जब हिमाचल में चुनाव हो रहे थे, या उस दौर को याद कीजिए जब कर्नाटक में चुनाव हो रहे थे, यहां पर बीजेपी को जीत क्यों मिली? क्योंकि प्रधानमंत्री के भाषण में कोई तब्दीली नहीं थी। वह अपनी उपलब्धियों को लगातार बता रहे थे और अपनी उपलब्धियों के जरिए डबल इंजन का जिक्र करते थे, अपनी उपलब्धियों के जरिए बीते 70 वर्ष में कांग्रेस ने क्या कुछ कर दिया उस गड्ढों का जिक्र करते थे, लेकिन अपनी उपलब्धियों को वह चांद सितारे के समान रखने से चूकते नहीं थे और जनता की जो अपना जीवन जीने का तौर तरीका था वो कहीं फिट नहीं बैठ रहा था। कर्नाटक बीत गया और उसके बाद जब 5 राज्यों के चुनाव सामने आए और तब तक जो छवि राहुल गांधी की थी, अगर वह एक नए सिरे से गढ़ी जा रही थी और गढ़ते गढ़ते मजबूत दिखाई देने लगी, जो तेलंगाना में लोगों के भीतर कांग्रेस या कहीं गांधी परिवार को लेकर जो भीड़ नजर आने लगी, उसने एक झटके में दिल्ली के भीतर बेचैनी पैदा कर दी। अब सवाल यह था कि अगर खुद की छवि नहीं गढ़ सकते हैं और गढ़े कैसे? 9 बरस में जो कुछ किया वही तो छवि होगी। तो उस छवि को बचाए रखने के लिए सामने खड़े प्रतिद्वंदी को उसकी छवि को डिस्ट्रॉय क्यों ना किया जाए? तो मूर्खों के सरदार शब्द निकल कर आता है। मूर्खों के सरदार शब्द को निकलने का मतलब बहुत साफ था कि दरअसल जनता भूल कर रही है, जनता को जानकारी नहीं है, जनता समझ नहीं पा रही है कि वह जिसके साथ गलबैयां डाल रही है, जिसके साथ खड़ी है, जिनके वादों पर टिकी है, जो लगातार लोगों का जिक्र कर रहा है, आम जनता का जिक्र कर रहा है, उससे हटकर आप हमें ही देखिए और हम ही ज्ञानी हैं। इसीलिए ध्यान दीजिए, प्रधानमंत्री ने महाज्ञानी शब्द से शुरुआत की, पहला वहां पर चोट की ज्ञान को लेकर महाज्ञानी और उसके बाद मूर्खों के सरदार का जिक्र करते हुए बात को अपने तौर पर लिया। अब यहां पर एक सवाल और आता है, प्रधानमंत्री ने अपनी छवि इस देश के भीतर जिस लिहाज से गढ़ी है, उसमें अगर एक एक पन्ने खोलते चलिए तो शुरुआत नोटबंदी से होती है। जब 50 दिनों का वक्त प्रधानमंत्री ने मांगा, गुस्से में मांगा, हर उसका जिक्र कर दिया कि मैं चौराहे पर मुझे खड़ा कर दो। इकोनॉमिक स्थिति डगमगाने लगी तो बोले मेरा क्या है, मैं झोला उठा के चला जाऊंगा। वहां पर भी वह खुद को गढ़ रहे थे। 50 दिन मांगे, वहां भी खुद को गढ़ रहे थे। जब इस देश में जासूसी का सवाल पेगासस का आया तो भी उन्होंने खुद को गढ़ा, इस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ा। जब इस देश में सवाल राफेल में ली गई कमीशन का आया तो भी राफेल की कीमत सुप्रीम कोर्ट को बताने के बदले उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी का ही सवाल राफेल के साथ खड़ा कर दिया और खुद को प्रधान सेवक करार दे दिया। तो अपने छवि के इर्द गिर्द ही प्रधानमंत्री का पूरा भाषण कमोवेश बीते 9 बरस से इस देश ने सुना है। और अगर आप ब्लैक मनी का भी जिक्र कर लीजिए, ब्लैक मनी का जिक्र तो इसलिए भी करने की जरूरत है क्योंकि इस दौर में हाल ही में नहीं कहिए आज ही के दिन एक रिपोर्ट निकल कर आई जिसको इंडियन एक्सप्रेस ने छापा, ये बताते हुए कि दरअसल इस देश के भीतर जो इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, रियल एस्टेट से जुड़े लोग हैं, लगभग 66 लोग ऐसे हैं जो कि डर्टी मनी कहिए, टैक्स हेवन कहिए, उसके जरिए वह दुनिया के में गोल्डन पासपोर्ट ले लेते हैं और किस तरीके से अलग जगहों पर जाकर रहने लगते हैं। उन्होंने 3-4 बड़े
कॉरपोरेट्स का नाम भी उसमें रखा और यह भी बताया कि किस तरीके से क्या कुछ हो रहा है। लेकिन एक क्षण के लिए इस देश के भीतर जो भी रईस पैसा चुरा कर भाग गया, दूसरे देशों में पनाह ले ली, उन पर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, ये अब हर कोई जानने लगा है। लेकिन यहां पर एक चीज सोचिए कि 2013 में ऑफशोर लीक्स आया था, 2015 में HSBC स्विस लीक्स आया था, 2016 में पनामा पेपर्स आए थे, 2017 में पैराडाइज पेपर्स आए थे, 2021 में पंडोरा पेपर्स आए थे, 2023 में और आज साइप्रस कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट निकल कर आई है जो बतलाती है कि किस तरीके से दुनिया भर के जो ग्लोबल इलाइट क्लास है, जो रशिया के ओलिगार्क्स हैं, जो सीरिया के वारलॉर्ड्स हैं, जो यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के भीतर जो फुटबॉल क्लब चलाते हैं, उसमें एक पुराना क्लब चलाने वाले शख्स चेल्सी को जो चलाते थे, फंडिंग करते थे, उनका नाम भी है और उसमें इंडियन इन्वेस्टर्स का नाम है। और इंडियन इन्वेस्टर्स की तादाद लगभग 66 बताई गई और उनके साथ उनके परिवार के सदस्यों का इसमें जिक्र किया गया। सबका जिक्र करने की जरूरत नहीं है, जिक्र सिर्फ एक शख्स का होना चाहिए और वह भी इसलिए क्योंकि इस दौर में अडानी कांड पर प्रधानमंत्री ने खामोशी बरती थी। अडानी कांड को लेकर पार्लियामेंट के भीतर, पार्लियामेंट के बाहर जितना शोर हंगामा मचा, ये हर किसी ने देखा सुना। दुनिया भर के भीतर हिडेनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद जो स्थिति बनी, यह भी हर किसी ने देखा बोला। लेकिन प्रधानमंत्री खामोश रहे क्योंकि प्रधानमंत्री को यह लगता रहा कि उनकी गद्दी नहीं जाएगी, उनकी गद्दी कोई ले नहीं सकता है और जब तक अपनी गद्दी के प्रति कोई विचलन ना हो तब तक किसी का जवाब क्या देना। तो क्या मूर्खों के सरदार, यह शब्द तब निकल कर आया जब पहली बार वह राजनीतिक रैलियों में देखने लगे हैं कि यह परिस्थिति धीरे धीरे 2024 तक ले जाएगी। क्या यह ऐसी स्थिति है क्योंकि तमाम मुद्दों पर नहीं कहा, हम आपसे ब्लैक मनी का जिक्र कर रहे थे, यहां यह समझना होगा 2016 में पनामा पेपर में नाम जो था वह अडानीज का था, विनोद अडानी का नाम था कि उन्होंने 1994 में बहमास में जीए इंटरनेशनल इंक नाम से कंपनी बनाई थी। 2021 में पंडोरा पेपर में भी नाम विनोद अडानी का था, जो इनकॉर्पोरेट एंड ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड कंपनी जो उन्होंने बनाई थी, हैबिकस री होल्डिंग लिमिटेड, इसका जिक्र था। और अब हिडेनबर्ग रिपोर्ट जब निकल कर आई तो उस समय पता चला कि उनकी कितनी कंपनियां शेल कंपनी के तौर पर काम कर रही है, 38 कंपनी मॉरिशस में काम कर रही है। तो क्या इस दौर में इस देश की एजेंसी कुछ भी नहीं कर रही थी? अगर आप उस रिपोर्ट को देखेंगे जो इंडियन एक्सप्रेस ने आज छापी है तो उससे एक अंदाज मिलेगा कि ईडी कर क्या रही थी। सवाल उसके आगे का है, इस दौर में भी प्रधानमंत्री ने महसूस नहीं किया कि उनकी गद्दी खिसक रही है या उनकी राजनीतिक जमीन खिसक रही है। यह दरअसल स्पॉन्सर्ड रैली में समझ नहीं आता है, जो स्टेट स्पॉन्सर्ड रैलियां होती हैं जिसमें प्रधानमंत्री कहीं पर, जैसे आज झारखंड में गए, झारखंड में इलेक्शन नहीं हो रहा है लेकिन वहां पर राज्य के जरिए और अपने तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए राजनीतिक तौर पर वहां पर उनकी रैली है, वो एक तरफा संवाद वो कर रहे हैं। लेकिन चुनाव के मैदान में उन्हें समझ में आता है कि जो भीड़ सामने है वह उन्हें वोट देगी या नहीं देगी। शायद इस बात को उन्होंने समझा परखा और इसीलिए उनकी जुबान पर चाहे अनचाहे राहुल गांधी आ ही गए। नाम नहीं लिया लेकिन जब मूर्खों के सरदार कहा तब यह सवाल दूसरा एक और निकल कर आया। इस दौर में सबसे कठिन और मुश्किल हालात प्रधानमंत्री के सामने खड़े हो चुके हैं और क्या वाकई उल्टी गिनती शुरू हो चली है? क्योंकि जब हम बता रहे हैं तो उसमें याद कीजिए फंडिंग का मामला हो, इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला आया हो, अडानी कांड का मौका हो, मणिपुर का मामला हो। अब दूसरा मामला क्यों देखते हैं, मणिपुर तक के मामले में देखिए, या फिर इस दौर में कैबिनेट मिनिस्टर नरेंद्र तोमर जो चुनाव लड़ने के लिए भेजे गए हैं मध्य प्रदेश, उनके बेटे के साथ 10,000 करोड़ की डील और उसमें भी मादक द्रव्य का डील का जिक्र हो रहा है। तो उसकी जांच क्या इस देश की एजेंसियों को नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए, लेकिन नहीं की जा रही है। तब यहां पर सवाल है कि इससे पहले इस देश के भीतर जो जो कुछ होता रहा, यहां तक कि जो एमएलएस खरीद कर सरकार पलटने का काम, यहां तक कि एमएलए को डरा धमका कर और पैसे देकर अपने साथ लाने का खेल जो महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़कर किया गया, जो एनसीपी के भीतर अजीत पवार जो एक वक्त में भ्रष्ट थे और एक हफ्ते के भीतर ही वो ईमानदार हो गए और डिप्टी सीएम बना दिया और बीजेपी समर्थन करने लगी। क्या ये सब कुछ
सबको दिखाई नहीं दे रहा है? दिखाई तो दे रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में अभी इलेक्शन नहीं है। इलेक्शन तो मध्य प्रदेश में है, जहां पर विधायकों की खरीद फरोख्त हुई। इलेक्शन तो राजस्थान के भीतर है। इलेक्शन तो छत्तीसगढ़ के भीतर है, जहां अडानी के हाथ में तमाम माइनिंग प्रोजेक्ट चले जाएं, जिसको लेकर वहां के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार करते रहे कि अडानी और छत्तीसगढ़ के बीच में मैं ही खड़ा हूं। यह मुझे हटाना चाहते हैं, यानी मुद्दा वहां अडानी हो गया। मध्य प्रदेश के भीतर किस रूप में करप्शन की परिस्थिति रही और विधायकों की खरीद फरोख्त, कुछ भी छुपा नहीं है। तो प्रांत दर प्रांत और बीते 9 बरस में परिस्थिति दर परिस्थिति अगर देखते चले जाइएगा, तो प्रधानमंत्री की एक छवि जो है बहुत धीरे धीरे बड़ी होती है। 2019 आते आते वह एक पराकाष्ठा को छूती है, लेकिन उसके बाद इस देश की अर्थव्यवस्था, इस देश की इकोनॉमी, इस देश की बदहाली, उसमें 5 किलो अनाज को मुफ्त में बांटना, इस देश में फूड को लेकर उस पर सब्सिडी बढ़ते चले जाना, और दूसरा कोई रास्ता बचा नहीं, क्योंकि इकोनॉमिक रास्ते फेल हो गए। तो हमें उपाय करने हैं, तो हमने उन उपायों को ही, पैबंद को ही ओरिजिनल बता दिया और कहा कि देखिए इतनी सब्सिडी कौन देता था, मुफ्त अनाज कौन देता था, ऐसी स्थिति क्यों आई, यह कोई नहीं बता रहा था। तो जो छवि प्रधानमंत्री की गढ़ी गई, या प्रधानमंत्री ने अपनी छवि जिस लहजे से बनाई, वह एक झटके में धराशायी हो रही है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी की जो छवि थी, वो भारत जोड़ो यात्रा के बाद जिस तरीके से बदली, तो उससे बीजेपी के भीतर एक बेचैनी आ गई। और आखिरी सवाल, सबसे बड़ा सवाल बीजेपी के लिए यह है कि जिस वक्त लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी की जोड़ी हुआ करती थी, उस दौर में बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशन को बनाना और रचना और आगे बढ़ाने का काम आरएसएस का था। मौजूदा वक्त में उसको खत्म कर दिया गया। उस वक्त आरएसएस ये सवाल खड़ा कर रही थी कि हमको एक युवा नेता चाहिए, तो नरेंद्र मोदी की एंट्री होती है। इस दौर में कोई नेता नहीं चाहिए, यह नरेंद्र मोदी चाहते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन भी उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। और इस दौर में राहुल गांधी युवा हैं, इस देश के मैक्सिमम वोटर युवा हैं, यानी बहुसंख्य तादाद युवा वोटरों की है। तो जो पूरी छवि थी प्रधानमंत्री मोदी ने खुद की गढ़ी, वह धराशायी हो रही है। और दूसरी तरफ राहुल की छवि, वह भी नैतिक बल के साथ और रियल पॉलिटिक्स के साथ अगर इस देश के लोगों के भीतर जा रही है, तब यह सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री अब उस छवि को खत्म करना चाहते हैं जो छवि भारत जोड़ो यात्रा से निकल कर आई। लेकिन संकट यह है कि अगले महीने से भारत जोड़ो यात्रा का जब दूसरा हिस्सा शुरू होगा, जो पूर्व से पश्चिम की दिशा में जाएगा, और उस दौर में जो जुड़ाव होगा जनता से, तो उसका जवाब क्या होगा। तो इसीलिए इस दौर में उस शख्स का नाम लेने से प्रधानमंत्री नहीं कतराते हैं, जिस शख्स का नाम बीते 9 बरस में उन्होंने लिया ही नहीं, लेकिन अब जब लिया तो इस तर्ज पे लिया कि अब हमारी छवि को भूल जाइए, हमारी गरिमा, हमारी नैतिकता, हमारा प्रधानमंत्री पद, इसको भूल जाइए। नए सिरे से देखिए सामने जो शख्स खड़ा है, मेरी नजर में वह यह है, आप भी उसे वही मान लीजिए। क्या यह संभव है? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।